हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम मेटल को आगे पढ़ेंगे। मेटल का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने मेटल का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो फ्रेंड, फर्स्ट वीडियो में हमने मेटल के बारे में पढ़ा था कि मेटल की कितने टाइप के होते हैं। मैंने बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक फेरस मेटल, एक नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल यानी कि लोह धातु है जिसमें लोहा पाया जाता है। नॉन फेरस मेटल यानी कि अलोह धातु है जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे नॉन फेरस मेटल हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था आयरन के बारे में। बताया था कि लोएस का आपके जो आयरन के होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है। सबसे अच्छा जो लोएस का होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मैग्नेटाइट, जिसमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। इसको लोड स्टोन भी बोला जाता है, आयरन स्टोन भी बोला जाता है। सेकेंड नंबर का होता है हेमेटाइट, जिसमें 70% लोहा लगभग पाया जाता है। थर्ड नंबर का होता है आपको लेमोनाइट, और फोर्थ नंबर का होता है सैडेराइट। इसके बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसकी लोहा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि लोहा को ज़मीन से निकाला जाता है, फिर उसके इतने छोटे टुकड़े किए जाते हैं जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद उस पर दावी पृथक्करण किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उसके बाद उस पर अपकेंद्री पृथक्करण किया जाता है, उसमें जो गंदगी मिट्टी वगैरह चिपकी हुई होती है उसे हटाया जाता है। उसके बाद गुरुत्व पृथक्करण किया जाता है, जिससे हम लोहे को और अन्य धातुओं को अलग करते हैं। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो प्रोसेस की जाती है उसे चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। इससे भी हम लोहा को और अन्य धातुओं को अलग करते हैं। फिफ्थ नंबर पर हमें पढ़ना था तापीय पृथक्करण, जो उस वीडियो में मैंने बोला था कि अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में हम तापीय पृथक्करण से आगे स्टार्ट करेंगे और आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं पहले बात करता हूँ तापीय पृथक्करण। तापीय पृथक्करण में क्या होता है फ्रेंड? तापीय पृथक्करण में हम टेम्परेचर द्वारा, ताप द्वारा लोहे को प्योरीफाई करते हैं। अब ताप द्वारा करेंगे तो हमें भट्टी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें हमें 2-3 भट्टियों के बारे में पढ़ना है, किस भट्टी में कौन सा लोहा प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो पहली भट्टी है इसका नाम है ब्लास्ट फर्नेस। इसका नाम क्या है? ब्लास्ट फर्नेस इसका नाम है, जिसे बात्या भट्टी भी बोला जाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बात्या भट्टी कैसी होती है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो फ्रेंड, बात्या भट्टी जो होती है कुछ इस टाइप की होती है। इसमें ऊपर का जो हिस्सा है उसे थ्रॉट बोला जाता है। ठीक है। इस आकार की होती है। ये ऊपर से बंद कर देते हैं, तो ऊपर से बंद करने के कारण क्या होगा? प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है। होता क्या है, जो लोहा हमने चुंबकीय पृथक्करण द्वारा निकाला है उस लोहे को इस भट्टी में प्रयोग किया जाता है। उसकी परतें बनाई जाती हैं। सबसे पहली जो परत बनाई जाती है वो बनाई जाती है गंधक या चूना पत्थर या सिलिकॉन। इसको हम गालक पदार्थ बोलते हैं। गालक पदार्थ क्या होता है? जो लोहे को पिघलाने में काम आता है, और जो लोहे में बची हुई अशुद्धियां हैं, जो पिघलेगा, अगर लोहा पिघलेगा तो उसमें और भी अशुद्धियां अंदर से निकलेंगी, उसके अंदर भी कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं, तो उन अशुद्धियों को पिघलाकर लोहे के ऊपर जमा देता है। तो पहले गालक की हम क्या करते हैं, एक परत बनाते हैं। उसके बाद लोहे की एक परत बनाते हैं, उसके ऊपर फिर गालक की परत बनाते हैं, उसके ऊपर फिर हम कोयले की परत बनाते हैं। जो इसमें भट्टी में प्रयोग होता है कोयला, उसे बोला जाता है कोक। अब आप बोलोगे सर कोक क्या होता है? कोक होता है कोयले का मॉडिफाइड रूप। हम कह सकते हैं कोयला क्या है? कोयले में आग लग जाती है, बट कोक में आग नहीं लगती है। तो कोयले का जो ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें आग जलती है उसको हम निकाल देते हैं, तो बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसे कोक कहते हैं। कोक में आग नहीं लगती है बट हीट उत्पन्न करता है। ठीक है। इसमें राख भी उत्पन्न बहुत कम मात्रा में होती है, ना के बराबर। ठीक है। तो क्या होता है, जब भी कोक को जलाया जाता है तो लोहा पिघलता है, गालक उसमें यूज़ होता है। गालक के द्वारा जो लोहा पिघलता है उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो परत ऊपर जम जाती है, तो उस परत को हम आसानी से लोहे के ऊपर से हटा लेते हैं, और जो भी कोक की राख होती है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, और बचे हुए पिघले हुए लोहे को हम निकाल लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट की, कि इसमें किस टाइप के क्या क्या
चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस भट्टी के बारे में। तो फ्रेंड मैंने क्या बताया, जो बात्या भट्टी है, बात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है उसको बोला जाता है कच्चा लोहा। क्या बोला जाता है? कच्चा लोहा बोला जाता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि कच्चे लोहे में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो जो कार्बन की परसेंटेज होती है कच्चे लोहे में, इसको पिग आयरन इंग्लिश में बोला जाता है। तो कच्चे लोहे में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 6 से 7% होता है। कितना होता है? 6 से 7% होता है। तो अगर 6 से 7% कार्बन है और हमें पता है कोई भी चीज़ 100% होती है, तो उसमें से अगर 6 से 7% हम निकाल देंगे, हमारा बचेगा उसमें 92 से 93%, 92 से 93% क्या बचता है? लोहा बचता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बात्या भट्टी है उससे कौन सा लोहा प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर होगा कच्चा लोहा प्राप्त होता है या पिग आयरन प्राप्त होता है। क्वेश्चन दूसरा ये पूछा जाता है कि जो कच्चा लोहा होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। कार्बन की परसेंटेज होती है फ्रेंड्स 6 से 7%। अगर 6 से 7% कार्बन है तो 92 से 93% तक लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, इस लोहे की जो प्रकृति होती है वो आपको याद करना है, भंगुर होती है। भंगुर मैं आपको बता चुका हूँ, भंगुर का मतलब क्या है। भंगुर एक ऐसा पदार्थ का गुण है जिसमें पदार्थ बिना डिफॉर्मेशन के टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो ये जो लोहा होता है वो किसी काम का नहीं होता है, हम मान सकते हैं, बिल्कुल कच्चा लोहा होता है, इसलिए इसका नाम कच्चा लोहा है। इसकी जो संरचना होती है वो संरचना कैसी होती है? परती होती है। ये लोहा सीटों के रूप में प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिसमें परतें बनी होती हैं, उसको हम आसानी से परतों को अलग किया जा सकता है। तो ये जो लोहा होता है वो परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, इस टाइप का होता है। तो ये परत अलग भी हो जाती है। इसका गलनांक पूछा जाता है, इसका गलनांक कितना होता है फ्रेंड? तो आपको याद रखना है इसका गलनांक होता है, गलनांक मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर पर लोहा पिघलता है। ठीक है, तो इसका गलनांक होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक। बट रेलवे ने क्या माना है? रेलवे ने माना है 1050 डिग्री सेल्सियस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। ये भट्टी आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें कौन सा लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भट्टी का नाम है क्यूपोला भट्टी, और क्यूपोला भट्टी को भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। ये भट्टी कुछ इस टाइप की होती है। इसमें जो ऊपर का फेस होता है ये कुछ क्यू आकार का होता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्यूपोला भट्टी का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी हम लोहा की परत बनाते हैं। कौन सा लोहा? कच्चा लोहा, जो हमें बात्या भट्टी से प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमने पृथक्करण किया, पृथक्करण द्वारा जो लोहा प्राप्त हुआ उसे हमने बात्या भट्टी में डाला, जिसे बोला गया कच्चा लोहा। कच्चा लोहे को हम कहाँ डालेंगे? क्यूपोला भट्टी में डालेंगे, और क्यूपोला भट्टी से कौन सा लोहा निकलेगा वो हम अभी बताएंगे। ठीक है, तो इसमें कच्चा लोहा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लोहा प्रयोग किया जाता है? कच्चा लोहा। ठीक है, कच्चा लोहा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने बताया उसके ऊपर जो परत बनाई जाती है वो गालक की परत बनाई जाती है, उसके ऊपर जो परत बनाई जाती है वो कोक की परत बनाई जाती है। मैंने बताया कोक कोयले का शुद्ध रूप होता है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता है, जो राख उत्पन्न नहीं करता है। गालक में मैंने अभी बताया कि गालक में क्या होता है? गंधक का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हम गालक के रूप में करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? अब ये जब लोहा पिघलेगा तो पिघल के हम पिघला हुआ लोहा यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, जो राख होगी वो यहाँ से आ जाएगी, जो भी अशुद्धियाँ होंगी वो हम हटा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड बात करते हैं इस सेकंड भट्टी की। इस सेकंड भट्टी में आपको समझना है कि भट्टी का नाम क्या है। भट्टी का नाम है क्यूपोला भट्टी। क्यूपोला भट्टी इसको बोला जाता है। इसमें जो लोहा प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ढलवा लोहा। कौन सा लोहा प्राप्त होता है? ढलवा लोहा फ्रेंड प्राप्त होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोहा है, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है 3 से 4%। कितनी होती है? 3 से 4% कार्बन होता है। कितना होता है? 3 से 4% कार्बन होता है। और आपको पता है कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100% होती है, और 100% में से अगर 3 से 4% हम कार्बन हटा देंगे तो क्या होगा? हमारे पास जो लोहा बचेगा वो कितना बचेगा? वो बचेगा 95 से 96%। कितना बचेगा? 95 से 96% लोहा प्राप्त होगा। तो पूछ ले जाए क्यूपोला भट्टी से कौन सा लोहा प्राप्त होता है? ढलवा लोहा प्राप्त होता है, जिसे कास्ट आयरन बोला जाता है।
कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? 3 से 4% कार्बन होता है। तो लोहे की परसेंटेज कितनी होती है? 95 से 96% तक लोहा प्राप्त होता है। इस लोहे की प्रकृति कैसी होती है फ्रेंड? पहले तो भंगुर होती है, बट जब इसमें सामान्यकरण की प्रक्रिया की जाती है, सामान्यकरण की प्रक्रिया करने के बाद ये जो लोहा होता है वो कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे सामान्यकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो फ्रेंड ध्यान से समझिएगा, सामान्यकरण प्रक्रिया आपने देखा होगा कि लोहे को अगर हम हाई टेम्परेचर तक गर्म करें, उसके बाद उसको धीरे 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 ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, तो इसे बोला जाता है नॉर्मलाइजिंग, सामान्यकरण की प्रक्रिया। ठीक है। तो जो क्यूपोला भट्टी से लोहा निकलता है वो पहले तो भंगुर होता है, बट सामान्यकरण की प्रक्रिया करने के बाद, नॉर्मलाइजिंग करने के बाद वो लोहा कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आगे इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? दानेदार होती है, क्रिस्टलीय होती है। ठीक है। कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? वो होता है 1260 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1260 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्यूपोला भट्टी से कौन सा लोहा निकलता है? ढलवा लोहा निकलता है। कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? 3 से 4% कार्बन होता है। लोहे की परसेंटेज कितनी होती है? लोहे की परसेंटेज होती है 95 से 96%। पहले तो लोहा भंगुर होता है, बट बाद में कठोर हो जाता है जब हम उस पर नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया कर देते हैं। नेक्स्ट हम थोड़े से की पॉइंट की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये लोहा प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये लोहा प्रयोग किया जाता है ढलाई करने के लिए, कास्टिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अब मैं बताऊँ आपको कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग आपने देखा होगा कि जब कोई हम वस्तु का निर्माण करते हैं तो हम पहले एक सांचा बनाते हैं, सांचे में धातु पिघलाते हैं और पिघला के उस सांचे में डाल देते हैं। तो हम सांचे को थोड़ी देर बाद धातु जब ठंडी हो जाती है तब उसे खोलते हैं, तो हमें एक जो भी सांचा होता है जिस आकार का होता है वो धातु वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है। बट इसी लोहे का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है ना बहुत अच्छी होती है, बहने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो आराम से बहुत अच्छे से सांचे में कोने कोने तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए इस लोहे का जो प्रयोग सबसे ज़्यादा उपयोगी कहाँ होता है? ढलाई करने में किया जाता है। ठीक है। ये लोहा सामान्यकरण करने के बाद ही उपयोग किया जा सकता है। सामान्यकरण करने से पहले मैंने बताया था कि ये लोहा कैसा होता है? भंगुर होता है, और भंगुर लोहे का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है। ढलवा लोहा सबसे अधिक वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पे कंपन अवशोषित करना हो, वाइब्रेशन को क्या करना हो? एब्जॉर्ब करना हो। जैसे कि आपने देखा हो मशीनों के आधार में ढलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ढलवा लोहे में वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कंपन को सहन करने की, शोषित करने की, अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो अत्यधिक होती है। तो बड़ी बड़ी मशीन जब चलेंगी, रोटेट करेंगी, तो कंपन होता है, और कंपन को ये लोहा क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। जैसे कि कोई मोटर हो गया, मोटर का जो बाहर वाला केस हो गया, तो उसमें भी इसी लोहे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इंजन सिलेंडर बनाने में, मशीनों के बेड बनाने में, मोटर की बॉडी बनाने में हम ढलवा लोहे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कास्ट आयरन से बने उपकरणों का आकार पीटकर या चोट पहुंचाकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखना है। ठीक है। परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये लोहा ऐसा होता है, एक बार हमने कोई भी चीज़ बना दी तो वो बन गई, उसको हम पीट के उसका आकार नहीं बदल सकते। ठीक है। एक बात और याद रखना है फ्रेंड, कास्ट आयरन पर वेल्डिंग नहीं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीनों के बेड किस लोहे के बनाए जाते हैं? तो हमें याद रखना है कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। इंजन के सिलेंडर किस लोहे के बनाए जाते हैं? कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। वो पूछता है कौन सा लोहा ऐसा है जिसमें वेल्डिंग नहीं होती है? तो कास्ट आयरन, ढलवा लोहा ऐसा लोहा है जिसमें वेल्डिंग नहीं होती है। वो पूछता है क्या ढलवा लोहे को हम बिना सामान्यकरण के प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं फ्रेंड, ढलवा लोहे को हम बिना सामान्यकरण के प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो क्यूपोला भट्टी से लोहा निकलता है वो भी भंगुर होता है, इसकी प्रॉपर्टी भंगुर होती है। उसको हम नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया करने के बाद कठोर बनाते हैं, उसके बाद ही प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो लोहा है आपका ढलवा लोहा और ये भट्टी है आपकी क्यूपोला भट्टी, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे आशा है। नेक्स्ट बात करते हैं पुडलिंग भट्टी की। पुडलिंग भट्टी कैसी होती है फ्रेंड? मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप की होती है पुडलिंग भट्टी। पुडलिंग भट्टी में क्या होता है, हम क्या करते हैं,
देखो वहाँ बात्या भट्टी में, क्यूपोलो भट्टी में हम लोहे के साथ कोक डाल रहे थे, लोहे के साथ कोक को जला रहे थे, जिससे क्या होता है कार्बन लोहे में मिल जाता है। हमें क्या करना है फ्रेंड, कार्बन को कम करना है। जितना कार्बन कम हो जाएगा हमारा जो लोहा है उतना ही शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमने ऐसी व्यवस्था करी पुडलिंग भट्टी में कि हमने चार्ज को अलग से डाला। चार्ज क्या होता है, जो कोक वगैरह होता है। ठीक है, लोहे को हमने अलग रखा पिघलाने के लिए। तो यहां जो फायर है, जो आग है, वो यहां से उत्पन्न हो रही है, यहां जल रही है आग, जैसे हम कोक कहेंगे। तो टेम्परेचर कहां बढ़ रहा है, टेम्परेचर यहां बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमने लोहा रखा हुआ है, ये पिघलेगा। ठीक है, इसको हमें हिलाने के लिए हमने एक इसमें ऐसी व्यवस्था कर रखी होती है जिससे हम इसको लोहे को, पिघले हुए लोहे को हिला सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ आग अलग जल रही है, लोहा अलग पिघल रहा है, तो इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, लोहा पिघल जाएगा, लोहे को हम अलग कर लेंगे। तो इस भट्टी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फ्रेंड। इस भट्टी का नाम क्या है, इस भट्टी का नाम है पुडलिंग भट्टी। क्या नाम है, पुडलिंग भट्टी। लोहा कौन सा है, इसको बोला जाता है नर्म लोहा, मृद लोहा, शुद्ध लोहा, पिटवा लोहा, ये सारे इसी लोहे के नाम हैं जो पुडलिंग भट्टी से निकलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कार्बन की परसेंटेज फ्रेंड कितनी हो गई है, यहाँ कार्बन की परसेंटेज हो गई है 0.15%। कार्बन की परसेंटेज 0.15% ना के बराबर कार्बन की परसेंटेज हो चुकी है। और मैंने क्या बताया, कार्बन की परसेंटेज अगर कम हो जाएगी तो लोहा कैसा हो जाएगा, शुद्ध लोहा हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन सिंपल सा पूछ ले कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो रॉट आयरन होता है। कौन सा होता है, रॉट आयरन होता है। इसमें 100% लोहा मिलता है। इसमें कितना मिलता है, 100% लोहा आपका प्राप्त होता है। प्रकृति कैसी है, होती है, प्रकृति होती है आघात वर्धनीय और तन्य। आघात वर्धनीय मैलेबल होती है और तन्य होती है। ठीक है, अब आघात वर्धनीय का मतलब क्या है, मैं बताता हूं कि आघात वर्धनीय क्या होता है और तन्यता क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये कोई लोहे का टुकड़ा है। कौन से लोहे का टुकड़ा है, पिटवा लोहे का टुकड़ा है, रॉट आयरन का टुकड़ा है। ठीक है, अब इस लोहे में मैं चोट मार मार के इसको पीट रहा हूँ और पीटने के बाद ये लोहा पतली शीट के रूप में परिवर्तित हो जाए, चारों डायरेक्शन में समान रूप से फैले, तो इस लोहे की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, आघात वर्धनीय बोला जाता है, मेलेबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, और जिन पदार्थों में मेलेबिलिटी होती है उन पदार्थों में तन्यता का गुण भी होता है, ये आपको याद रखना है। इस लोहे की जो संरचना होती है वो रेशेदार होती है। कैसी होती है, रेशेदार होती है। इस लोहे का जो गलनांक होता है वो 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। जब भी वो हमसे ये पूछे कि लोहे का गलनांक कितना होता है, तो लोहे का गलनांक होता है 1539 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1539 डिग्री सेल्सियस यही होता है। ठीक है, जब तक वो ये ना बोले कि कच्चे लोहे का गलनांक कितना है, तब हमें बताना है कि 1050 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वो पूछ ले ढलवा लोहे का कितना होता है, तो 1260 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वो सिंपल पूछे कि लोहे का गलनांक कितना होता है, तो हमें हमेशा बताना है 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे शुद्ध लोहा किसको माना जाता है, सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहे को माना जाता है, रॉट आयरन को माना जाता है। तो कभी भी लोहे के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। लोहे का जो प्रॉपर्टी पूछ ले तो कैसे हम बताएंगे, लोहे की प्रॉपर्टी कैसी होती है, आघात वर्धनीय होती है, तन्यता होती है। लोहे का टेम्परेचर 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, तो हमें याद रखना है सबसे शुद्ध लोहा रॉट आयरन होता है, पिटवा लोहा जिसे बोला जाता है। ठीक, तो फ्रेंड यहाँ इस वीडियो में हमने बात्या भट्टी को सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद क्यूपोलो भट्टी को पढ़ा, उसके बाद हमने पुडलिंग भट्टी को पढ़ा। तो ये फ्रेंड इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, उसमें आपको स्टील के बारे में बताएंगे, स्टील, लोहे से स्टील को कैसे बनाया जाता है। तो आपको फ्रेंड वीडियो समझ में आई होगी। आई होप कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई भी डाउट अगर आपका है, बचा हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और इस वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है
और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड आपको कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैं इस पीडीएफ को वहाँ शेयर कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।